हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग एडुटेरिया 5000 प्लस के सभी स्मरणीय तथ्य का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब ये मेरा नया वीडियो है आप लोग के पास आसानी से पहुँच सके। तो आइए देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी। पहला है भारत के पड़ोसी देश एवं संबंधित राज्यों के साथ लगने वाली सबसे लंबी सीमा। तो बांग्लादेश एक देश है जो भारत के पश्चिम बंगाल के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है। बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा सीमा लगता है पश्चिम बंगाल के साथ। चीन का सर्वाधिक सीमा लगता है अरुणाचल प्रदेश के साथ। उसके बाद पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा सीमा लगता है राजस्थान के साथ। नेपाल का सर्वाधिक सीमा लगता है उत्तर प्रदेश के साथ। म्यांमार का सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ। और यही पूछे म्यांमार का सबसे कम सीमा किसके साथ, तो नागालैंड के साथ। उसके बाद भूटान का सर्वाधिक सीमा लगता है असम के साथ 286 किलोमीटर। अगला देखेंगे देश है और भारत के लगने वाले राज्य। तो बांग्लादेश के साथ भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जो सीमा साझा करता है। चीन के साथ 5 भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के ऐसे 3 राज्य है जो अपनी सीमा साझा करता है और 2 क्या है, यूटी है। उसके बाद नेपाल के साथ 5 ऐसे राज्य है जो अपनी सीमा को साझा करता है। उसके बाद म्यांमार देश के साथ भारत के 4 ऐसे राज्य है जो अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद भूटान के साथ भारत के 4 पड़ोसी राज्य जो है ये सीमा साझा करता है। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख है जो अपनी सीमा साझा करता है। अगला है कि भारत स्थित है। तो भारत जो है ये उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वह रसिया का है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर, जबकि भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार है 2933 किलोमीटर। उसके बाद देखेंगे भारत की जलीय समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 7। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या हो जाएगा 3। पूछा क्या जा रहा है कि जो भारत है उसके साथ जल और थल के साथ कितने ऐसे देश है जो सीमा साझा करता है, तो 3 ऐसे देश है जो जल और थल दोनों के साथ सीमा लगाएगा। तो बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। उसके बाद भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कौन सा रेखा है, तो ये रेड क्लिफ रेखा है जिसका निर्धारण किया गया था 1947 में। भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है, तो ये मैकमोहन रेखा है जिसका निर्धारण किया गया 1914 में। भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो रेखा है उसका नाम है डुरंड रेखा और इसका निर्धारण हुआ था 1896 में। अगला सवाल है भारतीय मानक समय गुजरती है। तो ये भारतीय मानक समय भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से भारतीय मानक समय गुजरती है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये भारत के 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। उसके बाद कर्क रेखा और ये भारतीय मानक समय रेखा जो एक दूसरे को आपस में छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या कितनी है, तो इसमें कुल देशों की संख्या है 5। पहला देश है भारत, उसके बाद हो जाएगा पाकिस्तान, उसके बाद हो जाएगा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। 5 ऐसे देश हैं जो उपमहाद्वीप में शामिल हैं। अगला है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा कौन बनाती है, तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाने का काम करती है संकोश नदी। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो काली नदी सीमा बनाएगी। भारत और म्यांमार को कौन सी पहाड़ी अलग करती है, तो ये पटकाई की पहाड़ी अलग करती है जो कहाँ पे है, तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में पटकाई की पहाड़ी स्थित है। उसके बाद देखेंगे तीनों ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ भारत का कौन सा राज्य है, तो ये त्रिपुरा है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है और ये कहाँ पे स्थित है, ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। अब हम लोग देखेंगे हिमालय का प्रादेशिक विस्तार। हिमालय का क्या देखेंगे, प्रादेशिक विस्तार।
प्रादेशिक विभाजन विस्तार एवं किलोमीटर। तो पंजाब हिमालय का जो विस्तार है यह सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक है और इसकी कुल लंबाई है 560 किलोमीटर। उसके बाद कुमायूं हिमालय, इसका जो विस्तार है सतलज नदी से लेकर काली नदी तक है और इसकी कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। उसके बाद है नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय का विस्तार जो है यह काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य है और यह टोटल 8 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। असम हिमालय की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है जिसका विस्तार है तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक। अगला देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रा है और उससे संबंधित राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश है। तो पहला हो जाएगा जोजिला दर्रा, जो ये लद्दाख में स्थित है। काराकोरम दर्रा ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, पहले जम्मू कश्मीर था लेकिन वर्तमान में क्या है, लद्दाख हो गया है। उसके बाद देखेंगे पीर पंजाल दर्रा, ये कहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद देखेंगे बुर्जिल दर्रा जो ये जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद आएंगे हम लोग सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लाचा दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा हो गया, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। जम्मू कश्मीर में 3 दर्रा, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा। उसके बाद देखेंगे उत्तराखंड में 3 दर्रा है। कितने दर्रा है दोस्तों? उत्तराखंड में 3 है। लिपुलेख दर्रा, माना नीति लिपुलेख, ये दर्रा कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद सिक्किम में 2 दर्रा स्थित है। कितना है दोस्तों? सिक्किम में 2 है, नाथुला और जेलेपला, ये दोनों दर्रा स्थित है सिक्किम में। उसके बाद बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में भी 3 दर्रा हो गया, बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा। उसके बाद एक तुजू दर्रा जो कहाँ पे है, ये मणिपुर में है। उसके बाद देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण दर्रे जो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ती है। तो इसके बाद है सिपकिला दर्रा, जो यह तिब्बत शहर को शिमला से जोड़ती है। तिब्बत को शिमला से कौन सा दर्रा जोड़ेगा? तो सिपकिला दर्रा जोड़ेगा। भारत को म्यांमार से कौन जोड़ता है? तो ये तुजू दर्रा जोड़ेगा, जो कहाँ पे, ये मणिपुर में स्थित है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ेगा, ये बुर्जिल दर्रा जोड़ेगा, ये कहाँ पर, ये जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा ये काराकोरम दर्रा है, जो कहाँ पर स्थित है, ये लद्दाख में स्थित है। उसके बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा, जिसका दूसरा नाम K2 है और इसकी ऊंचाई है कुल 8611 किलोमीटर। सॉरी दोस्तों, 8611 मीटर हो जाएगा, किलोमीटर नहीं होगा। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन है? तो ये है हिमाद्री या बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के अंतर्गत कॉमेट, नामचा बारवा, नंदा देवी और कंचनजंगा इसी श्रेणी में आते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि कॉमेट, नामचा बारवा, नंदा देवी और कंचनजंगा किसका हिस्सा है? तो ये बृहद हिमालय का हिस्सा है। अब बृहद हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखेंगे हिमालय का नवीनतम भाग कौन है? तो ये शिवालिक जो है हिमालय का नवीनतम भाग है। हिमालय जो उदाहरण, ये नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और अरावली की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? तो ये राजस्थान में स्थित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन अलग करता है? तो विंध्याचल पर्वतमाला जो ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये अमरकंटक है और अमरकंटक से 3 नदी निकलती हैं। पश्चिम दिशा की ओर नर्मदा, उत्तर की ओर सोन और महानदी दक्षिण दिशा से निकलती हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, जहाँ से निकलती है नर्मदा, सोन और महानदी। अगला देखेंगे हम लोग सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये धूपगढ़ी और धूपगढ़ी की ऊंचाई है 1350 मीटर। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? तो दक्कन का पठार ये महाराष्ट्र में स्थित है। धारवाड़ का पठार देखेंगे, ये कर्नाटक में स्थित है। बाबा बुदन और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी ये कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ी ये तमिलनाडु में स्थित है।
जबकि ऐसा है कि नीलगिरी 3 राज्यों में इसका विस्तार है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में इसका विस्तार है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार इसका तमिलनाडु में पाया जाता है। अगर एक ऑप्शन रहे तो आप लोग को तमिलनाडु ही क्लिक करना है। उसके बाद आएंगे हम लोग पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन है, तो नीलगिरी की पहाड़ी जो है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, और अनाईमुडी जो है ये केरल राज्य में स्थित है। जबकि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो ये डोडा बेटा होगा, और डोडा बेटा जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उसके बाद देखेंगे हम लोग भारत के पूर्वी समुद्री तट एवं उसका विभाजन। भारत का पूर्वी समुद्री तट एवं उसका विभाजन। कोरोमंडल तट जो है इसका विस्तार है कन्याकुमारी से लेके कृष्णा डेल्टा तक। उसके बाद देखेंगे गोलकुंडा तट का विस्तार हो जाएगा कृष्णा डेल्टा से लेके गोदावरी डेल्टा तक। उसके बाद है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट का जो विस्तार है ये गोदावरी डेल्टा से लेके उत्तरी सरकार तक। तो आप लोग को याद रखना है कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक, गोलकुंडा तट कृष्णा डेल्टा से लेके गोदावरी डेल्टा तक, और उत्तरी सरकार का जो विस्तार है ये गोदावरी डेल्टा से लेके उत्तरी सरकार भाग तक। अगला देखेंगे भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। ऐसे बंदरगाह देखेंगे जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो पारादीप कहाँ पे है, तो पारादीप जो ये उड़ीसा में पड़ता है। कोलकाता बंदरगाह ये पश्चिम बंगाल में है, और ये विशाखापट्टनम जो बंदरगाह या पतन है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत के पश्चिमी समुद्र तट एवं उसका विभाजन। पूर्वी तट हम लोग देख लिया, अब पश्चिमी तट जो है और उसका विभाजन। कोंकण तट का जो विस्तार है ये गुजरात से लेके गोवा तक है। पूछा जाएगा कोंकण तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक, तो गुजरात से लेके गोवा तक। केंडा तट का विस्तार है ये गोवा से लेके मंगलुरु तक। और मालाबार तट ये जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आप लोग को याद रखना है मालाबार तट का जो विस्तार है ये मंगलुरु से लेके कन्याकुमारी तक। अगला देखेंगे भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। पूर्वी तट के बंदरगाह देख चुके हैं हम लोग, अब देखेंगे पश्चिमी तट के बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ पे है, तो ये गुजरात में स्थित है। मारमा गोवा नाम से ही पता चलता है ये गोवा में स्थित है। बम्बई बंदरगाह ये महाराष्ट्र में स्थित है। नहावा सोवा ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है मंगलुरु बंदरगाह ये कर्नाटक में स्थित है, और कोच्चिन बंदरगाह ये केरल में स्थित है। अगला देखेंगे हमको पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो ये सैडल पीक है, और इसकी ऊंचाई है 738 मीटर। उसके बाद देखेंगे पंबन द्वीप कहाँ स्थित है, तो पंबन द्वीप जो है ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अब लोग हम देखेंगे अगला अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम स्थल है, अलकनंदा और भागीरथी का मिलन स्थल का है, तो ये देवप्रयाग में है। उसके बाद देवप्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागीरथी को किस नाम से जानते हैं, तो इसको गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है, कहाँ पर, तो हरिद्वार के निकट जो होती है गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से, तो जमुना के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से गंगा नदी को, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो सांगपो के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे हम लोग नदी और उसके संगम स्थल। अलकनंदा और भागीरथी का जो मिलन स्थल है ये देवप्रयाग में दोनों मिलती है। उसके बाद अलकनंदा और मंदाकिनी का कहाँ पे मिलन होता है, तो ये रुद्रप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और पिंडार नदी का जो मिलन स्थल है ये कर्णप्रयाग में। और धौली गंगा और विष्णु गंगा इन दोनों का मिलन स्थल विष्णुप्रयाग में। तो अलकनंदा भागीरथी कहाँ पे मिलेगी, देवप्रयाग में मिलेगी। अलकनंदा के साथ मंदाकिनी कहाँ पे मिलेगी, तो ये रुद्रप्रयाग में। और अलकनंदा के साथ पिंडार नदी मिलेगी कर्णप्रयाग में। और धौली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ पे मिलेगी, तो ये विष्णुप्रयाग में मिलेगी। अगला देखेंगे हम लोग नदी है और उसके उद्गम स्थल और उसकी सहायक नदियाँ।
तो सिंधु नदी जो है यह निकलती है मानसरोवर झील से, और इसकी जो सहायक नदी है सतलज नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी है, ब्यास और झेलम, ये सब क्या है सिंधु नदी की सहायक नदी है। और सिंधु नदी जो है ये मानसरोवर झील से निकलती है। उसके बाद देखेंगे गंगा नदी। गंगा नदी जो है ये गोमुख हिमालय से निकलती है, और इसकी जो सहायक नदी है यमुना, गंडक, बागमती, रामगंगा, ये सब किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद देखेंगे यमुना। यमुना जो निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और इसकी 3 महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो आप लोग को याद रखना है, चंबल, बेतवा और केन, ये तीनों किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की है। और यमुना नदी जो है यह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोसी नदी। सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है कोसी नदी। कोसी नदी जो है गोसाई नाथ की चोटी से निकलती है, और इसकी जो सहायक नदी है लीखू नदी है, दूध कोसी नदी है, भोट कोसी नदी है और यारू नदी, ये सब जो है कोसी नदी की सहायक नदी है। और कोसी नदी जो है गोसाईनाथ चोटी से निकलती है। उसके बाद देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण नदी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, और नर्मदा की जो सहायक नदी है उसके कुछ नाम हैं हालन नदी, बंजार नदी और तवा नदी। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह चेम युंग डुंग हिमानी से निकलती है। क्या नाम है दोस्तों, चेम युंग डुंग हिमानी, जो कहाँ पर है, तो मानसरोवर झील है। और ब्रह्मपुत्रा की जो सहायक नदी है मानस नदी है, तीस्ता नदी है, सुबनसिरी, दिबांग और लोहित। आप लोग को ये पांचों नदी याद रखना है, ये पांचों जनरली पूछे जाते हैं, मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, दिबांग और लोहित, ये सभी जो है ये ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है। उसके बाद देखेंगे महानदी। महानदी जो है यह छत्तीसगढ़ में सिहवा के पास से निकलती है, और इसकी 2 महत्वपूर्ण नदी है सहायक नदी है ब्रह्मणी नदी और बैतरणी नदी। कौन ये, ब्रह्मणी नदी और बैतरणी नदी किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की सहायक नदी है। उसके बाद देखेंगे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी ये निकलती है महाराष्ट्र के महाबालेश्वर की पहाड़ी से। आप लोग को याद रखना है कि कृष्ण जी क्या थे, तो कृष्ण जी महान है, तो ये नदी कहाँ से निकलेगी, तो महाबालेश्वर की पहाड़ी से निकलेगी। और इसकी प्रमुख सहायक नदी इस प्रकार है पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा और तुम्बंगदा। भीमा तो आप लोग को याद ही रहेगा, क्योंकि महाभारत में कृष्ण जी के साथ कौन रहते थे, तो भीम रहते थे। अगला सवाल देखेंगे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी निकलती है त्र्यंबक की पहाड़ी से, और त्र्यंबक की पहाड़ी जो है महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखेंगे गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, तो गोदावरी की जो सहायक नदी है उसमें पहला है बेनगंगा, उसके बाद है पेनगंगा, मंजीरा, शबरी, वर्धा और प्राणहिता। याद रखना आप लोग को, बेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, वर्धा, मंजीरा और सबरी, ये सब जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है, जो कहाँ से निकलती है, तो त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, और इसकी प्रमुख सहायक नदी है भवानी, अमरावती, हेमावती। भवानी, अमरावती और हेमावती जो है यह कावेरी नदी की सहायक नदी है, और कावेरी नदी जो है यह ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख जल संधि। 8 डिग्री चैनल जो है यह मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ती है या अलग करती है। 8 डिग्री चैनल किसको जोड़ने का काम करती है, तो मालदीव और मिनिकॉय की। उसके बाद 9 डिग्री चैनल है, तो आप लोग को याद रखना है 9 मील। क्या याद रखना है, 9 मील। तो मी से हो जाएगा मिनिकॉय द्वीप, और लॉ से हो जाएगा लक्ष्य। तो मिनिकॉय और लक्ष्य द्वीप को जोड़ने का काम कौन करेगा, तो 9 डिग्री चैनल। उसके बाद आएंगे हम लोग 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान एवं कार निकोबार को जोड़ने का काम करती है। डंकन पास जो है यह लघु अंडमान को दक्षिणी अंडमान को जोड़ने का काम करेंगी। कोको चैनल जो है कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से जोड़ती है। उसके बाद पाक स्ट्रेट एवं मन्नार की खाड़ी, ये दोनों जो है ये तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ती है। पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी किस किस को अलग करेगी या जोड़ेगी,
तो तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ने का काम करती हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है। तो भारत की जो सबसे बड़ी तटीय झील है ये चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत में सबसे खारे पानी की झील कौन है। तो ये चिल्का झील है, ये उड़ीसा में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा जाए तो ये वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पूछा जा रहा है, सबसे अधिक ऊंचाई पर भारत में कौन सा झील है। तो चोलामू झील है, और चोलामू झील जो है यह सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत में ज्वालामुखी उद्गार निर्मित झील कौन है। तो ये लोनार झील है, और ये कहाँ पर स्थित है। तो लोनार झील जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य कौन सा झील है। तो हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच में जो झील है उसका नाम है हुसैन सागर झील। उसके बाद लोकटक झील मणिपुर में है, और लोकटक झील जो है यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील पूछा जाएगा तो कौन सा झील। तो लोकटक झील हो जाएगा, जो आप लोग को CDPO के पेपर में पूछा गया था। वेम्बानाड झील किस राज्य में स्थित है। तो वेम्बानाड झील जो है यह केरल राज्य में स्थित है। अगला देखेंगे हम लोग भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। तो ये कुंचिकल जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर, और ये कर्नाटक राज्य में है, और यह बराही नदी पर स्थित है। उसके बाद है भाड़चुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात, ये दोनों कहाँ है। तो ये कर्नाटक में स्थित है। बिहार जलप्रपात कहाँ पे। तो ये राजस्थान में स्थित है। उसके बाद गोकक जलप्रपात कर्नाटक में है, ये गोकक नदी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे। तो गोवा में है, ये मांडवी नदी पे स्थित है। उसके बाद हम लोग आएंगे भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से केरल के मालाबार तटों पर होती है। भारत में जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण जो तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा होती है कब। तो जाड़े के दिनों में होती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी है। तो ये जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पे पाई जाती है, जिसमें पोटास की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। जलोढ़ की मिट्टी में पोटास की मात्रा की अधिकता पाई जाती है। भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी को मानी जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर नाम से जानते हैं, जबकि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। तो बेसाल्ट चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है, और काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती हैं। काली मिट्टी में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन आदि की बहुलता पाई जाती है। उसके बाद इस मिट्टी का जो काला रंग जो होता है वह टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के उपस्थिति के कारण होता है। पूछा जाएगा काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है। क्योंकि इसमें टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति होता है, इसलिए काली मिट्टी होती है। उसके बाद देखेंगे इस मिट्टी को रेगून मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को रेगून मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार है महाराष्ट्र एवं गुजरात में पाया जाता है। गुजरात उससे सटा हुआ है तो उसी राज्य में पाया जाएगा। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। कौसे काली मिट्टी, कौसे कपास। तो काली मिट्टी में कौन सा खेती। तो कपास की खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। तो लौ ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुल्यता होती है। लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुल्यता पाई जाती है। और लाल मिट्टी जो होता है यह अम्लीय प्रकृति का होता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो नॉर्मन ई बोरलॉ को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला देखेंगे भारत में हरित क्रांति का जनक विश्व में हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉ, और भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाएगा तो हो जाएगा MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है।
भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? तो इसका शुरुआत हुआ था 1967 टू 68, 1967 से 68। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो इसका शुरुआत हुआ था 1960 में। हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 और श्वेत क्रांति की शुरुआत 1960 में। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक भारत में माना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। अगला देखेंगे हम लोग कृषि क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण क्रांति। कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी क्रांति हुई है जो पेपर में पूछे जाते हैं? हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध हो जाएगा मछली उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध हो जाएगा अंडा उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध हो जाएगा मांस एवं टमाटर उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध हो जाएगा उर्वरक के उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध हो जाएगा मसाला उत्पादन से। पीली क्रांति संबंध रखता है तिलहन के उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध है फल के उत्पादन से। उसके बाद नील क्रांति गोल क्रांति का संबंध हो जाएगा आलू उत्पादन से। और कृष्ण क्रांति का संबंध हो जाएगा बायोडीजल के उत्पादन से। अगला हम लोग देखेंगे गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो गिरना सिंचाई परियोजना जो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पंबा सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? तो पंबा नदी पर केरल में है। भारत में राष्ट्रीय जल संरक्षण परिषद का गठन कब हुआ था? तो भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था 1983 में। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये 1874 में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। उसके बाद देखेंगे भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना जो हुआ था ये 1955 में हुआ था और ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना रूस के सहयोग से 1955 में स्थापित किया गया था। उसके बाद देखेंगे राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था 1959 में जर्मनी के सहयोग से। उसके बाद हम लोग आएंगे बोकारो स्टील प्लांट का जो स्थापना हुआ था 1964 में हुआ था और ये भी रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था 1974 में। अब हम लोग देखेंगे भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? मतलब कब स्थापित किया गया था भारत में पहला एल्युमिनियम कारखाना? तो 1937 में स्थापित किया गया था। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो बम्बई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है जो पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादन में पहला स्थान रखता है। भारतीय जूट निगम का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1971 में भारतीय जूट निगम को स्थापित किया गया था। एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी का स्थापना कब हुआ था? तो एसीसी सीमेंट जो है इस कंपनी का स्थापना हुआ था 1936 में। मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है किस लिए प्रसिद्ध है? तो कागज उद्योग के लिए फेमस है। भारतीय उर्वरक निगम का स्थापना ये 1951 में हुआ था। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख उद्योग एवं उसके स्थापना वर्ष। कुटीर उद्योग बोर्ड इसका स्थापना किया गया था 1948 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड इसका स्थापना किया गया था 1949 में। भारतीय हथकरघा बोर्ड का स्थापना 1950 में किया गया था। अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड को 1954 में स्थापित किया गया था, जबकि लघु उद्योग बोर्ड को 1954 में स्थापित किया गया था। एक बार रिकॉल कर देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। कुटीर उद्योग बोर्ड को 1948 में, केंद्रीय सिल्क बोर्ड को 1949 में, भारतीय हथकरघा बोर्ड को 1950 में, अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड को 1924 में और लघु उद्योग बोर्ड को 1954 में स्थापित किया गया था। अब हम लोग देखेंगे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो ये सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है भारत का NH-44, जबकि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यह 47 का A है। सबसे लंबा पूछा जाएगा तो NH-44 और सबसे छोटा राजमार्ग तो 47 का A। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 5846 किलोमीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों? 5846 किलोमीटर।
और ये कितने शहर को जोड़ती है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज है तो 4 शहर को जोड़ेगी। हम लोग चलेंगे कहाँ से, तो बम्बई से चलेंगे। बम्बई से जाएंगे कहाँ पे, तो ये चले जाएंगे दिल्ली में। दिल्ली के बाद हम लोग आएंगे कोलकाता में। कोलकाता के बाद इधर आ जाएंगे चेन्नई में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखना है स्वर्णिम चतुर्भुज में भारत के कौन ऐसे शहर है, 4 शहर जो शामिल है, तो बम्बई हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा और चेन्नई हो जाएगा। और जिसकी लंबाई कितनी है, तो 5846 किलोमीटर। उसके बाद है भारतमाला परियोजना का संबंध किससे, तो सड़क निर्माण से किसका संबंध है, तो भारतमाला परियोजना। उसके बाद सागरमाला परियोजना है। सागरमाला परियोजना का संबंध है बंदरगाहों को विकास करने से। अगला सवाल देखेंगे, विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, तो विश्व में सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 में चलाई गई थी। भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 में। डलहौजी के समय मुंबई से थाने के बीच चली थी और कुल 34 किलोमीटर तक ये दूरी को तय की थी। भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चलाई गई थी, ये 1925 में चलाई गई थी। पूरे विश्व की बात करेंगे तो 1825। अब भारत में विद्युत ट्रेन पूछा जाएगा तो 100 वर्ष जोड़ देंगे तो 1925 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन जो चली थी ये 1969 में चली थी। भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय रेलवे बोर्ड जो है इसका स्थापना हुआ था 1905 में। और 505 को उल्टा कर देंगे तो 1950 हो जाएगा। और 1950 में जो हुआ था भारतीय रेल बोर्ड का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में। अगला सवाल देखेंगे हम लोग कि रेल बजट को आम बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया, तो 1924-25 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। किस कमेटी की सिफारिश पर, तो एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से 1924-25 में अलग कर दिया गया। रेल बजट को पुनः आम बजट में कब शामिल किया गया, तो 2017 में रेल बजट को फिर से आम बजट में शामिल कर दिया गया। कलकत्ता में मेट्रो रेल की शुरुआत जो हुआ था ये 1984 में हुआ था, जबकि दिल्ली में मेट्रो का जो शुरुआत हुआ था ये 2002 में हुआ था। अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्र भारत का पहला मोनोरेल कब चलाया गया था। स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हो गया तो पहला मोनोरेल जो चलाया गया था 2014 में चलाया गया था। और ये कहाँ से चलाया था, तो ये मुंबई शहर से चलाया गया था। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, तो भारत में सबसे पहला रेलवे विश्वविद्यालय गुजरात के बड़ौदा शहर में खोला गया था। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा जाएगा तो ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो मुंबई में स्थित है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो कहाँ पे पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और भारत का जो कृत्रिम बंदरगाह ये चेन्नई बंदरगाह क्या है, एक प्रकार का कृत्रिम बंदरगाह है। जबकि ज्वारीय बंदरगाह पूछा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कांडला बंदरगाह जो कहाँ पे पड़ता है, ये गुजरात में पड़ेगा। कांडला बंदरगाह जो एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है। अब हम लोग देखेंगे जलमार्ग, उसकी लंबाई और कहाँ से कहाँ तक ये इसका लंबाई है NW, जिसको NW कह सकते हैं। तो NW1 जो है इसकी लंबाई है कुल कितना किलोमीटर, तो 1620 किलोमीटर। आप लोग को याद रखना है कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। तो NW1 जो है इसका जो विस्तार है इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक है। उसके बाद NW2 जो है इसकी लंबाई है कुल 891 किलोमीटर, सादिया से धुबरी तक यह है। सादिया से धुबरी तक हो जाएगा NW2। NWN जो है यह इलाहाबाद से हल्दिया। उसके बाद हम लोग चलेंगे NW3 पे। NW3 है कोल्लम से कोट्टापुरम, कोल्लम से कोट्टापुरम हो जाएगा NW3। उसके बाद NW4 हो जाएगा 1095, इसका काकीनाडा से मरक्कानम, काकीनाडा से मरक्कानम। उसके बाद NW5 है इसका विस्तार है तलचर से धमरा तक, तलचर से धमरा तक। उसके बाद है NW6 ये हो जाएगा लखीपुर से भांगा, लखीपुर से भांगा। तो आप लोग को मतलब मिनिमम 3 याद रखना ही है। NWN हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया। उसके बाद NW2 हो जाएगा सादिया से धुबरी। NW3 की बात करेंगे तो कोल्लम से कोट्टापुरम। 4 हो जाएगा काकीनाडा से मरक्कानम। 5 हो जाएगा तलचर से धमरा।
और 6 हो जाएगा लखीपुर से भांगा। अगला सवाल पे आएंगे। अब है भारत की प्रमुख नदियाँ एवं उसकी लंबाई। तो भारत की जो गंगा नदी है इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, कृष्णा नदी की जो लंबाई है 1400 किलोमीटर, नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। उसके बाद देखेंगे महानदी की जो लंबाई है 851 किलोमीटर और कावेरी नदी की लंबाई है 800 किलोमीटर। अगला आएंगे हम लोग विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। अब देखेंगे हम लोग विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से हैं। तो मौना लोआ ये कहाँ पे स्थित है? तो हवाई द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो यूएसए में। किलायू ये भी क्या प्रकार क्या है? तो ये है भी ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप में है। ये दोनों क्या है? तो मौना लोआ और किलायू एक प्रकार का ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप उड़ीसा में स्थित है। माउंट सेंट हेलेंस ये क्या है? एक प्रकार का ज्वालामुखी है, कहाँ पर स्थित है? तो ये यूएसए शहर में स्थित है। उसके बाद देखेंगे माउंट सस्ता ज्वालामुखी ये भी यूएसए में स्थित है। माउंट एटना और विसुवियस ये दोनों ज्वालामुखी किस शहर में? तो ये इटली शहर में है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ओजस डेल सालाडो ये ज्वालामुखी चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर स्थित है। फ्यूजियामा नाम से आप लोग को पता चल जाएगा कि जापान का ज्वालामुखी है। माउंट मेरापी ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया में आता है और क्राकाटाओ ज्वालामुखी ये भी इंडोनेशिया में आता है। आप लोग को इंडोनेशिया में 2 ज्वालामुखी याद रखना है, माउंट मेरापी और क्राकाटाओ। उसके बाद किलिमंजारो ये ज्वालामुखी आती है कहाँ पे? तो तंजानिया में आती है। तो आप लोग को याद रखना है मौना लोआ और किलायू हवाई द्वीप यूएसए, माउंट सेंट हेलेंस और माउंट सस्ता यूएसए में, माउंट एटना और विसुवियस इटली में है, ओजस डेल सेडालो ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है, फ्यूजियामा जो है ये जापान में है, माउंट मेरापी इंडोनेशिया, क्राकाटाओ इंडोनेशिया और किलिमंजारो ज्वालामुखी ये तंजानिया शहर में आती है। उसके बाद देखेंगे हम लोग किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो ये बैरन द्वीप जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद सबसे ज़्यादा क्या निकलती है? जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो अधिक मात्रा में क्या निकलेगा? तो जलवाष्प सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। उसके बाद देखेंगे लोगों विश्व की प्रमुख घाटियाँ। तो हम्बर घाटी जो है कनाडा में स्थित है। उसके बाद मृतक घाटी की बात करेंगे तो मृतक घाटी ये कैलिफोर्निया में स्थित है। लोयर घाटी ये फ्रांस में स्थित है और फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है। पो घाटी जो है ये इटली में है। पो घाटी कहाँ पे स्थित है? तो इटली शहर में स्थित है। उसके बाद देखेंगे पंचशील घाटी ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। पंचशील घाटी आप लोग याद रखेंगे कहाँ पर स्थित है? तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। चितवन घाटी भी याद रखेंगे ये नेपाल में स्थित है और टेलर घाटी जो है यह अंटार्कटिका में स्थित है। ये दोनों आप लोग याद रखेंगे, पंचशील घाटी अफगानिस्तान, चितवन घाटी नेपाल। अगले सवाल पे आएंगे हम लोग भारत की प्रमुख घाटियाँ। भारत में प्रमुख घाटी कौन किन है? तो मरखा की घाटी या लद्दाख में। मरखा की घाटी कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? लद्दाख में। पीन घाटी और सांगला घाटी। पीन घाटी और सांगला घाटी कहाँ हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। नेलांग घाटी पूछा जाएगा तो ये उत्तराखंड में और जुकू घाटी ये नागालैंड में। ये पांचों घाटी आप लोग को याद रखना है। मरखा की घाटी लद्दाख में, पीन घाटी सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, नेलांग की घाटी उत्तराखंड में और जुकू घाटी नागालैंड में स्थित है।